हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। ये रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है। यदि आपने इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए अर्थात प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया तो यकीन मानना आपको अलग से रीजनिंग क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक घन के दो फलक नीचे दिए गए हैं। कौन सी संख्या 5 के विपरीत होगी? देखो, ये जो घन है अर्थात ये पासे हैं। ये एक ही पासे की दो अलग अलग फ़ोटो दे रखी है, अलग अलग एंगल से फ़ोटो बताई गई है। इसको सोल्व करने के लिए आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है कि इस फलक पर 3, 1, 2 है और यहाँ पर 5, 2, 4 है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनमें एक अंक कॉमन है और वो कौन सा है? वो है यहाँ पर 2। 2 नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जब एक अंक कॉमन होता है तब हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखो, हमें यहाँ पर करना है, जो कॉमन है उसको आप लिखो। क्या कॉमन है? 2। आप लिखो 2। उसके बाद क्लॉकवाइज चलो। क्या है? 3। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 1। आपने लिखा। अब जो कॉमन है उसके नीचे वही कॉमन संख्या लिखो दूसरे फलक के, जो यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? 4 और फिर यहाँ पर है 5। आपको यहाँ पर 5 लिखना है। अब आप देखो यहाँ पर कि दोनों जगह पर सेम एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो आप किसी भी एक 2 की जगह आप वो अंक लिखेंगे जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हम जानते हैं कि एक पासे में 1 से 6 तक के अंक होते हैं। यहाँ पर कौन सा अंक नहीं है? यहाँ पर 6 अंक नहीं है। तो आप यहाँ पर 6 अंक लिखोगे, चाहे आप ऊपर लिख सकते हो या नीचे लिख सकते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 के पीछे 6 अंक है और यहाँ पर 3 के पीछे 4 अंक है। यहाँ पर 1 के पीछे 5 अंक है, या 5 के पीछे 1, 4 के पीछे 3 या 6 के पीछे 2। इस प्रकार से आपको जो पूछा गया आप उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। देखो, यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हमको अप्रोच तो पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यही पूछा जाए, कुछ और भी पूछ लेता, वो 6 पूछ लेता, वो 2 पूछ लेता, इस प्रकार से। वरना हम तो 5 का सीधा उत्तर 1 ही दे रहे हैं जो हमें आता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 5 के विपरीत एक अंक मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी है और इस नंबर सीरीज देखो आप, यहाँ पर कोई एक विषम अंक है जो कि इस प्रकार से यहाँ पर गलत है। देखिए, ये सीरीज दी है हमें। इस सीरीज में आगे नंबर कौन सा आएगा ये हमें फाइंड करना है। हम इस सीरीज को पहले नोट करेंगे। 9, 13, 10, 14, 11। यहाँ पर देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? यहाँ पर 4 ज़्यादा हो रहा है। और फिर हम देखेंगे 12 से 9 कैसे बनेगा? यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है। 9 से 13 कैसा बना? यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। और 13 से 10 बना, मतलब कि यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है। इसी प्रकार 10 से 14 मतलब कि 4 प्लस हुआ है और 14 से 11 3 माइनस हुआ है। मतलब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर पहले 4 प्लस फिर 3 माइनस, 4 प्लस 3 माइनस, 4 प्लस 3 माइनस, और इस प्रकार अब यहाँ पर क्या होगा? 4 प्लस होगा। तो 11 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 15 में उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? 3 माइनस हो रहा है, मतलब कि 15 में 3 चले जाएंगे तो हमारे पास 12 आएगा। इस प्रकार से ये सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये सीरीज़ थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर क्या है? आपको ओड नंबर फाइंड करना है, मतलब कि यहाँ पर कोई निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसमें कि हम जिसमें एक डिजिट ऐसा होगा जो कि यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर पहले हमको पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। आप लिखो यहाँ पर, इसको आप नोट कर लो। यहाँ स्पेस कम इसलिए नोट कर, एग्ज़ाम में हमें नोट नहीं करना है। 50, 60, 80, 110, 180 और ये है 200। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो। 50 से 60 बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर 10 ज़्यादा प्लस हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर 60 से 80 बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर 20 प्लस हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ देखो 80 से 100 हो रहा है, मतलब कि यहाँ कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है 30। उसके बाद 110 से यहाँ पर 180 है, तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है 70। 70 प्लस हो रहा है, आप लिखो 70। और फिर यहाँ देखो 180 से 200 बन रहा है। 180 से 200 बना तो हमारे पास यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पर 20 प्लस हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि देखो, पहले 10 प्लस हुआ, फिर 20 प्लस हुआ, फिर 30 प्लस हुआ, फिर 70 क्यों प्लस हो गया? अगर मैं इस बात को समझूं कि 10, 20, 30 है तो फिर यहाँ 40 होना था। ठीक है। अगर 70 हुआ तो फिर 20 किस हिसाब से हुआ?
फिर ये कम क्यों हो गया? मतलब अगर मैं 30 के बाद अगर 40 प्लस करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा 40 प्लस करूँ। यहाँ पर मैंने किया 40 प्लस। अगर मैं यहाँ पर 40 प्लस करता हूँ तो देखो 110 में 40 प्लस करेंगे तो क्या हमारे पास यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ पर 150 आना चाहिए। अभी हम मान रहे हैं 150 आना चाहिए। अब 150 के बाद कितना प्लस करना है हमको? यहाँ पर 40 हुआ, 40 के बाद फिर 10 और जुड़ेगा, मतलब कि आप यहाँ पर 50 प्लस करो। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या आ रहा है? जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि 200 है तो बराबर 200 सही आ रहा है। मतलब 10, 20, 30, 40, 50 प्लस हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो यहाँ पर 180 लिखा है, 180 यहाँ पर गलत है, 150 आना चाहिए। ठीक है, सीरीज़ ये चल रही है 10, 20, 30, 40, 50, ये एड ऑन हो रहा है। यहाँ पर 180 हमारा सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर गलत है। 180 इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए ये सीरीज़ दी गई है। इस सीरीज़ में हमको पैटर्न फाइंड करना है और नेक्स्ट नंबर हमें देखना है। देखो ये तीनों आपने जो सीरीज़ देखी है तीनों अलग अलग पैटर्न है। अब इसको समझो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो स्पेस यहाँ फिर भी कम है, इसलिए मैं डबल से लिख रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको आपको एग्ज़ाम में नोट नहीं करना है, आप डायरेक्ट करोगे। या फिर मैं बताऊँ यहाँ डायरेक्ट कैसे करना है। देखो हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार करेंगे। यहाँ देखिए कि 9 के बाद कितना है? 9 के बाद यहाँ पर 16 है। कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है 7 प्लस। ठीक है, उसके बाद देखो 16 से 23 हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 7 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ 23 से 30 हो रहा है, मतलब कि फिर 7 प्लस हो रहा है। और 30 से 37 7 हुआ प्लस। और फिर 37 से 43 44, यहाँ पर फिर 7 प्लस। और फिर 44 से 51, मतलब कि 7 फिर प्लस। मतलब कि इस सीरीज़ में 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब आप सीधे ही 51 में क्या करोगे? आप 7 प्लस करो। 7 प्लस करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए? आपके पास यहाँ पर 58 आना चाहिए। आप लिखो यहाँ पर 58। आपने लिखा है यहाँ पर 58, आप ऊपर ही लिख सकते हैं 58। 58 में वापस आप 7 प्लस करोगे तो आपके पास क्या होगा? 60, 65। ठीक है, मतलब कि आपका उत्तर आएगा यहाँ पर 58 एंड 65, क्योंकि 5 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब 7 आपने ऐड किया। 58 और 65, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ये पैटर्न है 7 प्लस करने का। ठीक है, ये पैटर्न है यहाँ पर। ये एक ईजी टाइप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पासे का एक और नया टाइप देखिए। नीचे एक पासे की स्थिति 2 दी गई है इस प्रकार से, एक ये और एक ये। एफ वाले फलक के बाकी फलक पर क्या हो सकता है? मतलब कि एफ वाला जो फलक है उसके आसपास उसी फलक पर, उसी इमेज पर क्या हो सकता है, ये आपको पूछा है। अब हमने पिछले क्वेश्चन में जिस प्रकार देखा था कि यहाँ कोई कॉमन है, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कॉमन है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर एल है और यहाँ पर भी एल है। हमने जैसा देखा था कि जो कॉमन होता है वहीं से हम क्लॉकवाइज आगे घुमाएंगे इस प्रकार से, और इसके बाद ये वाला नंबर आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल, एल के बाद 7 और 7 के बाद एफ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एल हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। एल है, एल के बाद क्या है? 8 है, 8 के बाद 9 है। तो 8 लिखो और 9 लिखो। अब आप यहाँ पर देखो कि पूछा ये गया है कि एफ वाले फलक के बाकी फलक पर क्या आएगा। तो देखो एफ के पास कौन कौन से फलक 2 आना चाहिए। आप अगर देख पाओगे तो एफ तो आना ही है, और एफ के अपोजिट यहाँ पर 9 है। तो अपोजिट तो उसके फलक पे आएगा ही नहीं, वो तो उसके अपोजिट पीछे की ओर होगा। तो 9 तो किसी हालत में नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों ही गलत है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, क्योंकि 9 तो आना ही नहीं है। जब फलक एफ आ रहा है तो उसके साथ 9 कैसे पॉसिबल है? वो तो उसका अपोजिट नंबर है ना। अगर सामने आपको एफ दिख रहा है तो उसके ठीक पीछे यहाँ पर 9 आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये तो 9 आने से रहा इसके साथ। ठीक है, अब उसके बाद या तो 7 आ सकता है या तो 8 आ सकता है, और एल तो कॉमन है, दोनों जगह कंपलसरी है, तो एल तो आना ही है। ठीक है, एल तो आना ही है। अब उसके बाद या तो आप 7 ले सकते हैं या तो 8 ले सकते हैं। आप बोलोगे 8 ले ले, बिल्कुल ले सकते हैं। 7 भी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 2 में से एक आना है, क्योंकि दोनों अपोजिट चिन्ह एक साथ नहीं आते, ये आप ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन है जो कि यहाँ पर एल के साथ 7 या 8 बोला है, तो एल के साथ यहाँ 9 बोला था, ऑप्शन 4 में हमने काट दिया। और यहाँ पर बोला है एल के साथ 8, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक फाइंड किया जाता है। देखिए ये पासे का तीसरा टाइप, एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पर दर्शाई गई है। बताइए कि 51 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होना चाहिए। देखो
ये जो 4 आपको फलक बताए गए हैं, जो 4 पासे हैं, ये रियल में एक ही पासे की 4 इमेज अलग-अलग तरीके से दर्शाई गई है, ठीक है? हमको जो बोला गया उस पर फोकस करना है। फिफ हमें जो बोला गया उस पर फोकस करना है। 51 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? अब देखो 51 कहाँ है? 51 यहाँ पर है और 51 यहाँ पर है। यहाँ पर देखो 51 के पास कौन सी वैल्यू है? यहाँ पर 52 और 53, 52 और 53, और यहाँ पर है 56 और 54। आप दूसरों को भी रेट करो, 56, 55, 54। यहाँ पे तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा, 51 तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर है 52, 53, 55, मतलब कि सबसे सूटेबल यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर ये और ये है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला अप्रोच भी लगता है, कौन सा? जहाँ पर 2 अंक सेम हो। कौन कौन से? यहाँ पर 2 अंक सेम है, एक 52 और एक 53, जो कि यहाँ पर है 52 और 53। तो आप ये नियम को ध्यान रखना पासे में कि जब 2 अंक सेम होते हैं, जब 2 अंक सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, तब जब एक और जो अंक बाकी है ये वाला, ये एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। मतलब 51 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 51 के विपरीत 55 अंक होगा, ठीक है? ये हमने देखा जब 2 नंबर कॉमन होने वाली प्रोसेस है। हमने एक नंबर कॉमन होने वाली प्रोसेस इससे पहले पासे में देख ली है। यहाँ पर 2 अंक कॉमन, मतलब सेम अंक कॉमन होने वाली प्रोसेस ये है कि जो तीसरा अंक बचता है वही एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब ऐसी कंडीशन में आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि 52 के पीछे क्या होगा और 53 के पीछे क्या होगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक जो रिमेनिंग नंबर है उसी का आप अपोजिट नंबर बता सकते हैं, ठीक है? इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन, इसमें आपको पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या बोला गया है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 69 के बराबर है। इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? देखो औसत का एक फॉर्मेट होता है कि औसत कैसे निकलता है। अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर 1, यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर 1, 2, 3 है, 3 क्रमागत नंबर ले लिया मैंने इस प्रकार से, ठीक है? इनका टोटल मैं करूँगा ऊपर और जितने नंबर है उनकी संख्या यहाँ नीचे लिखूँगा। कितने नंबर है? 3, तो 3 नीचे लिखो। अब यहाँ पर क्या आया? देखो 3 और 2 5 और 1 6 ऊपर और बटे में आ जाएगा 3, मतलब कि इसका नंबर क्या आ गया? औसत 2। अब आप अगर देख रहे हो तो ये 2 नंबर यहाँ पर इसका सेंटर नंबर ही आता है, ठीक है? इसका सेंटर नंबर ही इसका एवरेज आता है। एवरेज का मतलब यह हुआ कि इनका पलड़ा बराबर करना। अगर इधर 2 लड्डू रखे हैं तो इधर भी 2 लड्डू होना, ठीक है? अगर इधर 3 लड्डू है तो इधर भी 3 लड्डू होना। यदि आप बोलो कि सर 5 लड्डू हो तो हम क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, तो हम क्या करेंगे? इसको आधा कर देंगे, मतलब 2.5 लड्डू इधर और 2.5 लड्डू इधर। इस प्रकार से एवरेज का फार्मूला चलता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि विषम संख्याओं का औसत 69 है। तो अब आप यहाँ देखो ये जो नंबर है 3 नंबरों में आपको यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिया। अब जैसे हम जानते हैं कि एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म ये वाला जैसे हमने देखा यहाँ पर मिडिल टर्म क्या रहा था? 2, 1, 2, 3 में 2 रहा था। अब ये है मिडिल टर्म। यदि हम इसको 69 मिडिल टर्म मानते हैं, मतलब मानना ही क्या है? वही है। अब क्या बोला है? 3 क्रमागत विषम अंक, तो इसके बाद विषम अंक कौन सा होगा? इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए आप बताओ? यहाँ पर होगा विषम अंक बोला है, मतलब कि 71 होगा और यहाँ पर इससे कम क्या होगा? 67 होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम अंक बोला है। यहाँ पर 3 अंक है इसलिए मिडिल टर्म यही रहेगा, ठीक है? तो सबसे यहाँ पर छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 67 है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को समझिए। अलग अलग ऊंचाई वाले 5 बच्चे कौन कौन? KLOMN, इनका एक समूह है जिसमें K सबसे लंबा है जबकि L सबसे छोटा है। O उस समूह का दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है और M N से लंबा है। उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है ये आपको बताना है। देखो ये तार्किक क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना सीख गए मतलब कि आपको रीजनिंग बहुत ही शानदार तरीके से आने लग गई। अब देखो यहाँ पर जो बोला गया उस पॉइंट को हम सबसे पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम इस सीरीज़ को बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो K है, K सबसे लंबा है, तो K है ना सबसे आप ऊपर बनाओगे, है ना? सबसे टॉप पर K रहेगा। फिर क्या बोला है? जबकि L सबसे छोटा है, मतलब कि यहाँ पर 5 बच्चों में 5वें नंबर पर कौन रहेगा? L रहेगा। चलो इतना तो पता चल गया। तो आप इसको ऐसा फिट कर लो, K यहाँ आ जाएगा
और एल आप सबसे नीचे 5वें नंबर पर क्या रखोगे, आप यहाँ पर एल रखोगे। ये है फर्स्ट नंबर पर। अब आपके पास 2, 3, 4 3 आंकड़े फिल करना है। अब क्या बोला गया है, ओ उस समूह का दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है। तो पहला सबसे छोटा व्यक्ति तो ये हुआ, मतलब दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति ओ चौथे नंबर पर आएगा। इतना पता चल गया। अब 2 और 3 में डिसाइड करना है। एम एन से लंबा है, मतलब कि यहाँ पर एम जो भी व्यक्ति रहेगा वो एन से लंबा है, मतलब बड़ा रहेगा, मतलब कि एन उसके नीचे आएगा। मतलब हमें ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये, बाकी ये पैटर्न फॉलो होगा। अब क्वेश्चन क्या कहा है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। अब आप ही इसका आंसर दोगे कि उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ताकि नए बच्चे भी आपके कमेंट से अपने आंसर को मैच कर सकें। ठीक है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है, आप यहाँ पर बताएंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इसको खुद से इमेजिन करना होता है, अपने रिश्तेदारों को याद करना होता है कि किस प्रकार से रिलेशन बिल्ड होगा। क्वेश्चन कहा गया है, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, उनकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। देखो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार स्टार्ट किया जाता है, सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा। किसने कहा, शिल्पा ने कहा। किसको बताते हुए, कपिल को बताते हुए बोला। ठीक है, शिल्पा क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि उनकी माँ, किनकी माँ, कपिल की माँ। तो आप यहाँ पे लिखो कपिल, कपिल की माँ आपने बनाया, कपिल की माँ आप लिखो मदर, माइनस लगाओ फीमेल में और मेल में प्लस। ठीक है, उनकी माँ का भाई मतलब इनकी माता जी का भाई कौन है, ये ब्रदर आप लिख दो, ये है भाई, मतलब कि ये इनके तो क्या हो गए, ये इनके मामा हो गए। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। हाँ, उनके माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है, मतलब कि इनका बेटा ही आप बनाओ। आप यहाँ पर लिखो एस। ठीक है, इनका बेटा आपने लिखा, इनके बेटा यहाँ पर आप लिख दो आशीष। आशीष के पिताजी ये हुए, ये इंसान आशीष के पिताजी हुए। अब कैसे हुए, क्योंकि यहाँ आशीष है, इनकी माँ ये है। ठीक है, कौन, शिल्पा माँ है, तो माँ का हस्बैंड ही तो आशीष का पिता होगा। तो ये इनके क्या है, हस्बैंड है। आप यहाँ पर हस्बैंड लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। अब यहाँ पर कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। आप देखो मामा, मामा की वाइफ मामी, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि के एस को क्या बोलेगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप डॉट लगा के लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये इनको मामी बोलेगा। ठीक है, मामी, और ये एस इनको क्या, ये इनका भतीजा रहेगा, भांजा बोलते हैं, भांजा। ठीक है, ये इनका भांजा रहेगा। ठीक है, तो आपका उत्तर ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन देखो। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, मतलब कि सेंटर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, जो समूह अध्ययन के लिए केंद्र के सम्मुख हैं, जो हमने पहले ही तर्क लगा लिया। क्यू और एस के बीच में टी बैठा है, आर एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और क्यू पी के ठीक विपरीत बैठा है। बताइए पी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है। देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम फ्रेम करेंगे। हमने बनाया यहाँ पर गोला, मैं गोला सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये हालांकि डायरेक्ट सोल्व होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने गोला बनाया, हम बिठाएंगे यहाँ पर 6 लोगों को, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, हम हमको भी दिखा देंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि Q और S के बीच में T है, मतलब जो Q है और S है, इन दोनों के बीच में T बैठा है। अब हमको पता नहीं कि S इधर होगा या Q इधर होगा, अभी हमने इतना बना लिया। ठीक, फिर क्या बोला है, R S के बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब S जहाँ भी होगा, S अगर इधर मुँह करके अंदर सेंटर की ओर देख रहा है तो S जहाँ भी होगा उसके बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब पहला स्थान और दूसरा स्थान, यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर R को बिठा दिया। फिर क्या बोला है, और Q जो है वो P के विपरीत, मतलब कि जहाँ पर P बैठा है उसके ही अपोजिट यहाँ पर क्या रहेगा, Q रहेगा। बस इतना बता दिया। उसके बाद हमको पूछा है कि ये जो है इसके P के यहाँ पर इस साइड चौथे स्थान पर कौन होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो
हमको ऐसा मोटा मोटा पता नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, हम पहले एस को फिट कर देते हैं, क्योंकि एस को फिट करेंगे तो हमको आर की पोजीशन पता चल जाएगी। एस को मैंने यहाँ पर फिट किया, तो एस के यहाँ पर दाएं छोर पर दूसरे स्थान पर आर है, तो एक स्थान दूसरा स्थान यहाँ, तो यहाँ आप आर को फिट कर दो। ठीक है, अब क्या बोला है कि जहाँ पर एस है, एस और यहाँ पर क्यू के बीच में टी है, तो एस के इधर आप इधर तो जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इधर आर बैठा हुआ है, तो हम सिर्फ इधर ही चलेंगे। हमें यहाँ पर इधर जाना है, हम इधर गए तो इधर हमने बिठाया यहाँ पे बिठाया। यहाँ पर बिठाने के बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्यू, और बीच में कौन बैठा? टी, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब क्या बोला है यहाँ पर? पी और क्यू एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जहाँ पर क्यू है उसके अपोजिट यहाँ पर कौन बैठ जाएगा? यहाँ पर बैठ जाएगा पी। ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर एक मेंबर कौन बचा है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गए। अब यहाँ पर बचा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यू। ठीक है, तो क्या बोला है? पी के दाएं छोर से, पी ये रहा, तो इनका दायां छोर इधर आता है। देखो 1 2 3 4 कौन बेटा है? यहाँ पर बेटा है यू, मतलब ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। इस प्रकार से यहाँ पर पहले पॉइंट नोट करो, उसके बाद आप इसको ड्रॉ करो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे। आप कहीं भी किसी प्रकार का यहाँ पर डाउटफुल सिचुएशन में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, दिए गए 4 शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? फुटबॉल, खो खो, क्रिकेट और हॉकी। फुटबॉल ये भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेला जाता है, ये भी खेला जाता है, ये भी और ये भी। हम कैसे जज करेंगे? देखिए, हमें फिर एक दूसरा तर्क लगाना पड़ेगा। फुटबॉल ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, प्रसिद्ध है, ये भी खेला जाता है, क्रिकेट भी खेला जाता है और हॉकी भी खेला जाता है। अब हमें क्या तर्क लगाना पड़ेगा? यहाँ पर ये देखो कि ऑप्शन ए जो फुटबॉल है, ये फुटबॉल यहाँ पर गेंद के माध्यम से खेला जाता है, ऐसा तर्क लगाइए। ठीक है, खो खो गेंद के माध्यम से नहीं खेला जाता, ये क्रिकेट गेंद के माध्यम से खेला जाता है। ठीक है, उसके बाद हॉकी ये भी एक प्रकार से गेंद के माध्यम से खेला जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर खो खो एक अलग प्रकार का खेल है, जो कि यहाँ पर फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी के माध्यम से तीनों से अलग है। अब यहाँ पर एक और बात आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फुटबॉल है, क्रिकेट है और हॉकी है, ये तीनों खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से खेले जाते हैं, जबकि यहाँ पर खो खो एक पारस्परिक गेम है जो कि इतना व्यापक स्तर पर फेमस नहीं है। आप इस प्रकार भी इसको छाट सकते हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, खो खो इज करेक्ट आंसर। DLMZB और के 6 दोस्त हैं। भार मापक पर प्रत्येक का भार अलग अलग है। M केवल 2 मित्रों से भारी है और B केवल D से हल्का है, मतलब केवल D से हल्का है, मतलब कि D के अलावा सभी से भारी है। लेकिन K से निकटतम भारी है, मतलब K से थोड़ा सा भारी है। Z M से हल्का है लेकिन सबसे हल्का नहीं है। K कितने मित्रों से भारी है, ये आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास शार्प माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखो, एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे कि हमको यहाँ पर कौन कौन से की पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, कहा यह गया है कि भार मापक पर प्रत्येक का भार अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गया, सबका भार अलग अलग है। अब देखो, पॉइंट कहा गया है कि ये जो M है ये केवल 2 मित्रों से भारी है, केवल 2 मित्रों से, मतलब कि M 2 मित्रों के ऊपर आएगा, क्योंकि 2 मित्रों से भारी है, जो भारी है हम उसको ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर कि ये जो B है ये केवल D से हल्का है। क्या बोला? B है ना, केवल D से हल्का है, मतलब कि D सबसे ऊपर है और इससे ही हल्का है कौन? B। बाकी सबसे भारी है, मतलब कि अब जो भी मेंबर आएंगे वो सब इसके नीचे आएंगे। कहने का मतलब ये है, मतलब कि ये B केवल D से हल्का है, तो D के ही तो नीचे लिखा है, केवल D से ही हल्का है, बाकी सबसे भारी है क्योंकि सबसे ऊपर है लेकिन D से नीचे है। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, कहा गया है कि D जो B है वो D से हल्का है केवल, लेकिन K से निकटतम भारी है, मतलब कि K से थोड़ा सा ही भारी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ B के नीचे क्या आएगा? K आएगा, क्योंकि निकटतम भारी बोला ना, निकटतम भारी है मतलब कि उसके थोड़ा सा ही भारी है, मतलब थोड़ा सा भी हो मतलब कि उससे तो ऊपर ही हुआ ना। यही बात हमको यहाँ पर पता चल गया
क्योंकि ये निकटतम भारी है, ये आ गया। अब देखो अगला पॉइंट क्या बोला कि ये जो जेड है ये एम से हल्का है, जेड एम से हल्का है, मतलब कि जहाँ भी एम है उसके नीचे जेड आएगा। लेकिन क्या बोला गया है, लेकिन सबसे हल्का नहीं है, अर्थात सबसे हल्का तो नीचे वाला पॉइंट है। कौन सा वाला, ये वाला, ये सबसे हल्का वाला है। यहाँ पर बोला गया है कि जेड एम से हल्का है लेकिन सबसे हल्का नहीं है, मतलब कि एम से हल्का है, मतलब कि एम जहाँ पर लिखा है उसके नीचे थोड़ा सा जेड आएगा, लेकिन सबसे हल्का नहीं है। अगर सबसे हल्का होता तो फिर यहाँ आता ना, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सबसे हल्का नहीं है, थोड़ा सा ही हल्का है, ये यहाँ पे लिखा है। अब इसके नीचे सिर्फ एक जगह खाली रह गई, बस अब हम इसको अरेंज करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि बी केवल डी से हल्का है, तो डी सबसे ऊपर आएगा और बी आएगा उसके नीचे। उसके बाद यहाँ पर 4 मेंबर बच रहे हैं। अब 4 मेंबर देखो, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बी के बाद के आएगा, क्योंकि थोड़ा सा निकटतम भारी है, तो यहाँ पे आ गया के। अब क्या आएगा, देखो अब यहाँ पर आएगा, जो देखो यहाँ पे हमने के लिख दिया। अब हमारे पास कितनी संख्या खाली रह गई, 1 2 3, बस इसको फिल करो। तो एम के नीचे जेड आएगा, एम के नीचे आप जेड ले आओ, और जेड के बाद ये सबसे हल्का तो है ही नहीं, ये बोला गया सबसे हल्का नहीं है, मतलब जो बच रहा वो सबसे हल्का है। आप बताओ यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो डी हो गया, बी हो गया, के हो गया, एम हो गया, जेड हो गया, मतलब यहाँ आएगा एल। बस ये सीरीज़ आपने सोल्व कर ली। अब बोला क्या गया है कि कितने मित्रों से भारी है, तो ये जो के मेंबर है कितने मित्रों से भारी है, 1 2 3, मतलब कि ये 3 से भारी है, 3 लोगों से भारी है। तो आप यहाँ पर आपका सही उत्तर लिखोगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 3 लोगों से भारी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और आपको ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। आई होप इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना लोगे। कैसे, 10 जनवरी को सोमवार है तो 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी महीने का बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, 22 और 10 का डिफरेंस ले लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 12 दिन बचते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी 12 शेष बचा है उसमें हम 7 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, फिर से वही दिन रिपीट होते हैं। कितनी बार चले जाएगा, एक बार यहाँ पर कंप्लीट चले गया। रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे, 5 शेष बचा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, किसमें, सोमवार में। यहाँ सोमवार में हमने 5 जोड़ा, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हम यहाँ पे काउंट करेंगे। देखो सोमवार के बाद 1 जोड़ा मंगलवार, फिर 2 जोड़ा बुधवार, 3 जोड़ा गुरुवार, 4 जोड़ा कितना, शुक्रवार, और 5 जोड़ा, तो यहाँ पर हो गया हमारा उत्तर शनिवार। ठीक है, मतलब कि 22 जनवरी को शनिवार था। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार हमें इसका संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करना है। हमको यहाँ पर लॉजिक देखना है कि ये किस प्रकार कनेक्ट है, उसी प्रकार हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है RAMO, मतलब कि देखो R के बाद क्या है, R के बाद यहाँ पर S है, मतलब कि +1 हो रहा है। ठीक है, फिर A के बाद कितना है, यहाँ पर C है, मतलब कि कितना हो रहा है, B और C, मतलब कि 2 प्लस हो रहा है। फिर M के बाद क्या लिखा है, MNOP, मतलब NOP, मतलब कि यहाँ पर 3 ज़्यादा है। और O के बाद देखिए, O के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, PQR और S, मतलब कि 4 प्लस हो रहा है। बस इसी प्रकार शायद यहाँ पर भी यही अप्रोच लग रहा होगा। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, V के बाद यहाँ पर क्या आएगा, W आना चाहिए, मतलब कि 1 प्लस हो रहा है। आप 1 प्लस करो, लिखो W। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, V के बाद X के बाद यहाँ पर है Y और Z, आप यहाँ पर 2 जोड़ोगे और यहाँ पर आप लिखोगे Z। ठीक है, यहाँ तक हम कंप्लीट कवर कर पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मतलब कि यहाँ पर अभी 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। यहाँ पर 2 को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब 2 में से हमें क्या तर्क लगाना है, देखो दोनों ही सही है, क्योंकि किसी प्रकार से भी अलग नहीं है। हम इसको पूरा सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, M के बाद कितना आना चाहिए, 3 प्लस करो, कितना करोगे आप, NOP, मतलब कि आपने यहाँ पर 3 प्लस करा तो आ गया यहाँ पर P। उसके बाद देखो I के बाद क्या आना चाहिए, 4 आप जोड़ोगे, आपने 4 जोड़ा। I के बाद JKLM, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पे लिखोगे आप M। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर 15 का संबंध 210 से है,
उसी प्रकार हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 90 से रिलेशन निकाल के फाइंड करना है। उसी प्रकार हमें यहाँ पर 20 का रिलेशन 380 दिया है। सेम हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 90 से किस प्रकार संबंध रखेगी। आप देखो यहाँ पर कि 15 से 210 किस प्रकार बना है। आप देखो 15 में आपने 210 बनाया तो आपने करा क्या होगा, आपको यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 210। तो मैं एक ये तर्क बताना चाहूँगा कि आप यदि 15 का 210 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 15 एकम 15, उसके बाद कितने बच जाएंगे 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 चौक 60, ये आ गया इस प्रकार से। मतलब यहाँ पर देखोगे आप तो एक नंबर कम का यहाँ पर गुणा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर क्या बताया है। यहाँ पर बोला है कि इस 20 से 380 किस प्रकार बना होगा। इस 20 से यहाँ पर 380 किस प्रकार बना होगा ये आपको बताना है। 380 बना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर भी भाग दो। आप कितने का भाग दोगे, आप यहाँ पर 0 से 0 काट दो और आप अगर रफ में देखोगे तो यहाँ क्या आएगा 2 एकम 2 और बचा 1, 18 बन गया। 2 9 18। मतलब ये तर्क हमें समझ में आ रहा कि इस नंबर से एक नंबर कम का यहाँ पर गुणा किया जा रहा है। क्या ये तर्क सही होगा, हम देखते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को आप क्या करोगे, जो ये क्वेश्चन मार्क है उसका एक नंबर कम करके हमें वो वैल्यू प्राप्त होगी, कौन सी, 90। तो बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 90 आए। यदि मैं यहाँ पर 10 रखता हूँ, आप यहाँ पर 10 रखोगे, 10 में एक कम कर दिया आपने, क्या करोगे आप यहाँ पर 10 माइनस 1 करोगे। मतलब कि यहाँ पर आपके पास 90 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। 10 गुणा 9 और यहाँ पर आपको मिल गया 90। कैसे, क्योंकि आपने एक कम का यहाँ पर गुणा किया है। इस प्रकार से ये आपने वेरीफाई कर लिया, मतलब ये अप्रोच सही है। ये मतलब कि अप्रोच सही है, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू रखी है 10, यही आपका पूछा गया क्वेश्चन का आंसर है। मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शेर का संबंध किस प्रकार से है, गुफा, जंगल, मान। आपको 3 में से एक आंसर डिसाइड करना है और इस आंसर को आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज को इस प्रकार से लिखी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करना है। आपको इस सीरीज़ में हर एक नया टाइप मिलेगा और ऐसा कोई टाइप नहीं छूटेगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और हमने अपनी सीरीज़ में कवर नहीं किया। हम इसको पहले समझेंगे कि यहाँ पर लिखा किस प्रकार है। देखो, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर वापस 3 है, फिर 5 है, फिर 10, 13, क्वेश्चन मार्क, 43, 172, 177। देखो, मेरे को इस बात का अनुमान तो हो गया कि देखो यहाँ से 43 से 172 सीधे बन रहा, मतलब कि कहीं न कहीं किसी प्रकार से यहाँ पे गुणा है। ठीक है, गुणा है, इतना समझ में आ गया। और फिर ये भी समझ में आ गया 172 से 77 बना है, मतलब कि यहाँ पर प्लस भी चल रहा है। मतलब इस सीरीज़ में 2 सीरीज़ इंक्लूड है। मतलब आप इसको यहाँ पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे 2 से 3 और 3 से फिर 3 ही बना, 3 से 5 बना और डायरेक्ट डबल हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा, फिर डायरेक्ट यहाँ आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो डायरेक्ट आगे बढ़ा और थोड़ा सा ही यहाँ पर प्लस हुआ है। अब देखो यहाँ पर इसको किस तरह से हम समझेंगे। 2, 3, 3, 5, 10, 13, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, 43, 172 और 177। अब देखो यहाँ पर ये सीधे ही यहाँ से बढ़ रहा है, 2 से 3 हुआ, मतलब कि 1 प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 से 3 बना, मतलब कैसे बन सकता है, या तो आप 0 को ऐड करो या तो फिर 1 का आप मल्टीप्लाई करो। मैंने यहाँ पर देखा कि मल्टीप्लाई सीरीज़ अवेलेबल है, तो मैं एक काम करता मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने यहाँ पर किया मल्टीप्लाई, यहाँ पर किया मल्टीप्लाई 1 का। उसके बाद यहाँ पर देखो 3 से 5 बना, मतलब कि यहाँ पर क्या जुड़ा है, 2 जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद 5 से सीधे 10 हुआ, मतलब कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ। हम सही जा रहे हैं लगभग। देखो 10 से 13 हुआ, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 प्लस हुआ। मतलब देखो यहाँ पर 1 प्लस हुआ तो 1 का गुणा हुआ, 2 प्लस हुआ तो 2 का गुणा हुआ, 3 प्लस हुआ तो 3 का गुणा होना चाहिए। चेक करते हैं हम, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आना चाहिए, 13 तिया 39। मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ कि 39
आना चाहिए। ठीक है, 39 मतलब कि ये आंसर यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन हम इसको और वेरीफाई कर रहे हैं। देखो 3 से जोड़ा तो 3 का गुणा किया। अब क्या करना है हमको यहाँ पर वापस 39 में जोड़ना है। कितना? 4 जुड़ना चाहिए। अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 43 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 100% आ रहा है। इससे ज़्यादा आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वापस 4 का ही गुणा होगा। देखो अगर मैं मोटा मोटा इसको 40 मानता हूँ तो 160 तक जा रहा है, और 43 का 3 ऊपर माना तो 3 गुणा 12 मतलब कि 172 जा रहा है। मतलब इस सीरीज़ को अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब टाइम वेस्ट करने का काम। यहाँ तक हम आ गए तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 39 इज़ करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको इसको सोल्व करना है। यदि बन जाता है तो आप कमेंट ज़रूर करें कि इसमें क्या अप्रोच लागू हो रही है, और अगर नहीं बनता है तो आप इस क्वेश्चन को लिख दें, मैं इसका आंसर अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ये सीरीज़ को इस प्रकार है YBTGO, और आगे कौन सा वाला यहाँ पर डिजिट आएगा, N M L और K, इन चारों में से आपको बताना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MALE को LBKF लिखा गया, बताइए कि ये जो लिखा है इसको किस भाषा में लिखा जाएगा, आपको बताना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ लॉजिक फाइंड करोगे। आप लिखो यहाँ पर क्या, MALE लिखा। अब देखो कैसा बना होगा, LBKF बना है। देखो M से L बना है तो पहले क्या आता है, L आता है, फिर M आता है। तो मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ कि पहले L आता है फिर M आता है, तो ये नीचे से ऊपर एक प्लस हो रहा है। ठीक है, एरो को ध्यान रखना। फिर A से B मतलब कि ऊपर से नीचे प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है, देखो IJK के बाद L आ रहा है, तो नीचे से एक ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, E के बाद F आ रहा है, मतलब एक ऊपर से बढ़ रहा है, एक नीचे से बढ़ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। बस अब आपको यहाँ पर इसका बनाना है, किसका, BOND, बॉन्ड का बनाना है। देखो बॉन्ड का क्या बनेगा, यदि यहाँ पर देखें कि नीचे से ऊपर एक बढ़ना चाहिए तो क्या बढ़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, A। ठीक है, A कहाँ है, A यहाँ पर मतलब कि डी ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पर L लिखा है, L नहीं आ रहा है, N है, N भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पर है तो A यहाँ पर आ रहा है। बस हमारा उत्तर यहीं पर ख़त्म होता है। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट आंसर। अगर आपके पास समय है तो आप इसको कर लो। निम्न में से कौन सा तर्क सही है। देखो कथन दिया है, उसके बाद निष्कर्ष दिए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से निष्कर्ष सही है। देखो कुछ रेलगाड़ियाँ दोस्ती है, कोई बस कार नहीं है, और कुछ कार बाइक है। आपको पहले इसको बनाना है, उसके बाद आप यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ोगे। क्या बोला है, कुछ रेलगाड़ियाँ दोस्ती है, तो आपने लिखा कि कुछ रेलगाड़ियाँ, आपने लिखा कुछ रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ी बनाई, ये कुछ रेलगाड़ी है जो कि क्या है, दोस्ती। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से दोस्ती बना लो। ठीक है, आपने दोस्ती बनाया। अब क्या करना है आपको, फिर बोला है कि कोई भी बस कार नहीं है, तो जो कोई भी बस रहेगी वो क्या है, कार नहीं है, मतलब कि कार से यहाँ पर कोसों दूर है, इस प्रकार से नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि कुछ कार बाइक है, कुछ कार बाइक है। ठीक है, ये है बस और ये है आप कुछ कार बाइक, मतलब कि आप इस प्रकार से यहाँ पर कुछ कार को बाइक बना सकते हैं। आप बाइक का बाइक BK लिख दो। ठीक है, ये बोला गया है जो हमने बना लिया है। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, कुछ बाइक कार है, कुछ बाइक कार है, बिल्कुल है, क्योंकि कुछ बाइक जो है वो कार है, तो बिल्कुल है, ये फॉलो करता है। ठीक है, हम इसको तो राइट मानते हैं, ये सही है। फिर क्या बोला है, कुछ बाइक रेलगाड़ियाँ हैं, कुछ बाइक रेलगाड़ियाँ आपको दिख रहा है क्या, ये कुछ बाइक रेलगाड़ियाँ, इसका इससे संबंध है क्या, है, बिल्कुल भी नहीं है, इसकी तो जानकारी ही नहीं है। देखो जिसकी जानकारी नहीं होती है उसका हम 100% नहीं बोल सकते। अगर ये इस प्रकार बोलता कि कुछ बाइक रेलगाड़ियाँ होने की संभावना है, तो संभावना 100% सही होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 1 100% ट्रू है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 1 इज़ 100% करेक्ट। मतलब यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये डी में है, इस प्रकार से हमारा डी आंसर सही होगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता। रीअरेंज द वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि हमको ये वाले जो वर्ड्स दिए हैं इनको लॉजिकली अरेंज करना है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिक तरीके से हमको देखना है कि कौन सा टॉप पर आएगा, कौन सा लास्ट पर आएगा। और यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है।
अब हम यहाँ पर चेक करते हैं अल्फ़ाबेटिक तरीके से। सब में डी है, ठीक है, मतलब कि हम डी से तर्क नहीं लगा सकते क्योंकि सब में यहाँ पर लिखा है। जिस प्रकार ऑप्शन में 5 है तो हम 5 को ही ले लेते हैं, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हमने माना यहाँ पर 5। अब देखो 5 क्या है, 5 हमारा यहाँ पर ड्रामा है। आप ड्रामा लिख दो, आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा समय वेस्ट मत करो, आपको ये स्पेलिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लिखो सीधे 5, ठीक है, 5 लिखा। अब 5 के बाद देखो डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ड्रामा में आर है, ठीक है, आर। अब आर भी सब जगह है, यहाँ पर आर सब जगह है, ठीक है। अब आर के बाद देखो यहाँ पर ए लिखा है, ड्रामा में ए है, तो ए के बाद क्या आता है, चौथे नंबर में देखो ओ है, तो ओ तो नहीं आता, ओ तो ज़्यादा ही नीचे है। ओ उसके बाद ओ तो 3 में भी है, तो ठीक है, आप 4 और 3 को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। 2 को भी आप एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ई है, ई पहले ही आता है ओ के पहले, ठीक है। आप लिखोगे 1, मतलब कि बस यहीं आपका आंसर क्लियर होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। आप इस प्रकार से सब कुछ निकाल सकते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पर फिट होगा। 5 लिखना है, 5 के बाद 1 आएगा। यहाँ पर हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। यहाँ पर ये इमेज दे रखी है और इस इमेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब बोले तो आप ध्यान रखना कि मिरर हमेशा इस प्रकार से खड़ा होता है। इस प्रकार से मिरर हम दीवार पर लगाते हैं, तो इस प्रकार से खड़े तौर पर आप यहाँ पर डायग्राम इस प्रकार से मिरर का बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बना किस प्रकार से है, ये सिर और उसके बाद यहाँ पर एक हाथ इस प्रकार से नीचे की ओर, ठीक है, ऐसा पैर जा रहा है, एक पैर इधर जा रहा है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक हाथ इस प्रकार से ऐसा बना है, और इस हाथ की ओर इस प्रकार से बॉल बनी है। अब देखो मिरर के पास जो चीज़ सबसे आगे पहले होती है वही मिरर में सबसे पहले बनता है। अब यहाँ पर आप चेहरा बनाओ, ठीक है, ये हाथ देखो मिरर की तरफ है, तो आपको ये हाथ मिरर की तरफ इस प्रकार बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको हाथ बनाना पड़ेगा। और जिस तरफ हाथ मिरर की ओर बढ़ रहा है उसका पैर नीचे की ओर सीधे स्ट्रेट जा रहा है इस प्रकार से, और जो पैर बाहर की ओर है उस साइड, वो पैर इस साइड आगे की ओर बढ़ेगा, और आपके पास जो पैर जा रहा है जिस साइड उसी तरफ एक हाथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा इस प्रकार से। और जिस तरफ पैर ऊंचा है उस तरफ एक हाथ के बॉल आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हैं। दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। अगर आप इसको मैच करोगे तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखना है, दर्पण प्रतिबिंब बताइए। इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। देखो अब इसको हम फास्ट तरीके से कैसे करेंगे, जहाँ पर भी चित्र बना है वहाँ पर हम रख देंगे मिरर। हमने रखा मिरर। अब देखो मिरर के पास कैसा डायग्राम है, यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम नीचे की ओर उल्टा एल बना है, तो हम मिरर की ओर से निकलते हुए आगे इस प्रकार से आगे इधर बढ़ रहा है और नीचे जा रहा है, तो मिरर से निकलते हुए इधर आगे आप इस प्रकार बढ़ा सकते हो। और देखो यहाँ पर इस प्रकार से तीर जैसा बना हुआ है, तो आप ऐसा तीर जैसा ऐसा बना सकते हैं, और ऐसा नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे ये ऐसा उस प्रकार से उल्टा डब्ल्यू टाइप बना हुआ है। देखो ये कहाँ पर मैच हो रहा है, ये ऑप्शन 1 में मैच हो रहा है और ऑप्शन 4 में मैच हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये गोल घेरा बना है, यहाँ पर गोल घेरा बना है, और एक ऐसा इस प्रकार से इंसान की तरह गर्दन जैसा बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, ये उल्टा बना है, यहाँ पर मैच बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम डायरेक्ट एलिमिनेट करेंगे और हम कहेंगे हमारा ऑप्शन ऐसा ही है जो कि हमारे मिरर इमेज से बिल्कुल मिल रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पर बार बार प्रैक्टिस करके दर्पण प्रतिबिंब को बना सकते हैं। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये भी अप्रोच आपको मैंने इस सीरीज़ में सारे क्वेश्चन की बता दिए। और ये सीरीज़ में आपको अप्रोच जितनी भी बताइए ये सारे शॉर्ट मेथड है। ये मेथड आपको कब याद होंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। ये प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी रीजनिंग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो रही है और हर क्वेश्चन का टाइप आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया और हम अपनी सीरीज़ को कंप्लीट नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं लेंगे। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा और आप यहाँ पर क्लास लेने के बाद आपको कहीं भी एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल के साथ बिल्कुल आप जुड़ जाओ। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे MPTET वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, आपको उसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मैं मैथ्स के भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।